नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वो अनुभव है जो किसी ने खुद जिया है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन आज मैं वही डर, वही सिहरन आप तक पहुंचाने आया हूं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अकेले सड़कों पर रातें गुजारता है, अपने ट्रक के साथ, अपने ख्यालों के साथ और कभी कभी उन सायों के साथ जो न इंसान होते हैं और न ही जानवर। उनका नाम है नरेश, एक ट्रक ड्राइवर जिनकी जिंदगी की यह रात हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन कहानी में डूबने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सबसे। आप लोग पूरी कहानी सुनते हो, लेकिन भाई लाइक करना भूल जाते हो। तो इस बार दिल से कह रहा हूं, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी से मुझे हौसला मिलता है नई और सच्ची कहानियां लाने का। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखो। तो अब बिना किसी देरी के बंद कर लो अपने कमरे की लाइट, लगाओ हेडफोन और तैयार हो जाओ एक ऐसी रात के लिए जिसे नरेश जी कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि डर अब आपके बहुत करीब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं बीते 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। सैकड़ों शहर, हजारों किलोमीटर की सड़कें, पता नहीं कितने रास्ते देखे हैं इन आंखों ने। कभी दोपहर की तपती धूप में हाईवे के बीचों बीच रुके हैं, तो कभी आधी रात को जंगली रास्तों पर बिना नींद के सफर किया है। लेकिन जो कुछ उस एक रात में देखा वो आज तक मेरी रूह तक में बसा है। न मैं भूल पाया, न कभी किसी को समझा पाया। मैं बिहार के सिवान जिले से आता हूं। छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता भी ड्राइवर थे और मैंने भी बचपन से ही उनके साथ रोड की जिंदगी देखी। जब 10वीं पास किया तो गांव में लोग बोले कि लड़का मेहनती है, इसे कहीं फैक्ट्री में लगा दो, लेकिन दिल को मंजूर नहीं था। स्टीयरिंग हाथ में लेने की जो तलब थी वो किसी औजार से पूरी नहीं हो सकती थी। और एक दिन पिताजी की पुरानी कंपनी में हेल्पर बन गया। वहीं से धीरे धीरे ट्रक चलाना सीखा। पहला ट्रक जो मैंने अकेले चलाया था वो TN007 नंबर का टाटा 1613 था। उस दिन की घबराहट आज भी याद है। लेकिन जब पहली बार गियर बदला और ट्रक ने बिना झटका दिए दौड़ना शुरू किया तो जो खुशी मिली थी वो मेरी जिंदगी की पहली असली कमाई थी। जैसे जैसे समय बीता मैं माल ढोने लगा। सीमेंट, सरिया, खाने पीने का सामान, मशीन के पार्ट्स, जो काम मिला किया। इंडिया के कौन से कोने में नहीं गया हूं, पठानकोट से लेकर कोलकाता, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक। लेकिन कहूं तो सच्चाई ये है कि ट्रक चलाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, और ये काम हर किसी के बस का भी नहीं। सड़कें बहुत कुछ सिखाती हैं। आपको अकेलापन भी दिखता है और इंसान की असली पहचान भी। कई बार रात को जब आप अकेले ट्रक में होते हो और कोई रोशनी नहीं होती तो अपने ही ख्याल डराने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा पेशा है, मेरी पहचान है। मैंने हेल्पर से ड्राइवर बनने तक का सफर खुद तय किया। आज मेरे पास खुद का ट्रक नहीं है, लेकिन मालिक मुझ पर इतना भरोसा करता है कि कभी शक नहीं करता। और मेरे साथ जो लड़का चलता है वो है अंगद। ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन काम में पक्का है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी। पर एक रात थी जब लगा कि अब शायद जिंदगी की आखिरी ड्राइव है। जिस रास्ते से मैं उस रात गुजरा वहां से कोई भी इंसान दोबारा होश में लौटकर नहीं आया होगा। मैं आया, लेकिन क्या वाकई सही सलामत आया हूं? पता नहीं। उस रात की बात मैं कभी किसी को पूरी तरह बता नहीं पाया। लोग हंसेंगे, कहेंगे ड्राइवर की बकवास है या फिर शराब पी रखी होगी। लेकिन मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा जो आज तक हर रात नींद उड़ाता है। कई बार सोचता हूं कि काश वो रात किसी और ने देखी होती तो शायद मेरा यकीन पुख्ता हो पाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए आज इतने साल बाद मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, सब कुछ बताऊंगा, बिना कोई मसाला मिलाए, बिना कोई बात छुपाए। आप चाहें तो यकीन करें, चाहें तो हंसी में उड़ा दें, लेकिन जो सच है वो यही है कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन दोपहर के बाद बनारस पहुंचा था। माल गोदाम से लोडिंग का काम चल रहा था। प्लास्टिक की बोरी में बंद कुछ पैकेट थे जो कानपुर के ग्रीन पार्क इंडस्ट्रियल एरिया में डिलीवर करने थे। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। जून का महीना था और ट्रक का कैबिन मानो तंदूर हो।
छांव में भी खड़े होने से कोई राहत नहीं मिल रही थी। अंगद बगल में बैठा था, पसीना पोंछते हुए बोला, भैया आज तो जान ही निकल जाएगी गर्मी में। मैं हंसते हुए बोला, अभी तो दिन है अंगद, रात में चलेंगे, तब कुछ सुकून मिलेगा। शाम होते होते लोडिंग पूरी हो गई, पेपर साइन कराए, रसीद ली और करीब 6:30 बजे हम निकल पड़े बनारस से कानपुर के लिए। दूरी कोई 250 किलोमीटर के करीब रही होगी, लेकिन ट्रक में ये सफर 5-6 घंटे आराम से लेता है, खासकर जब गर्मी हो और हाईवे पर जगह जगह काम चल रहा हो। रास्ता शुरू ही किया था कि अंगद बोला, भैया आज मूड है कि कहीं अच्छे ढाबे पर रुकें, नींबू पानी पीना है। मैं बोला, हाँ भाई चलो कुछ खा भी लेंगे, गर्मी में पेट भी खाली है और दिमाग भी चिड़चिड़ा हो जाता है। करीब 8:30 बजे एक ढाबा दिखा, नाम याद नहीं, लेकिन हाईवे के किनारे जो चाय की केतली के पीछे से धुआं निकलता है वहीं देखा तो ब्रेक दबा दिए। ढाबा छोटा सा था, 2-3 चारपाई और एक बल्ब टंगा था जिसके ऊपर जुगनुओं की तरह कीड़े मंडरा रहे थे। हम दोनों नीचे उतरे, पसीने से तरबतर शरीर को हवा लगी तो थोड़ी राहत मिली। एक आदमी बोला, भैया बैठिए, थाली लगवा देता हूं। मैंने कहा, हाँ 2 थाली, एक कम मिर्ची वाली। अंगद पानी लेकर आया और वहीं चारपाई पर बैठ गया। मैंने भी जूते उतारे और चप्पल पहन ली, पैर मानो जल रहे थे अंदर से। ढाबे का खाना सादा था, दाल, आलू की सब्जी, चावल और 2 रोटी, लेकिन भूख में वही राजा का खाना लगता है। हम खाना खा ही रहे थे कि पास ही एक बुजुर्ग आदमी बैठा बीड़ी सुलगाते हुए बोल पड़ा, कहाँ जा रहे हो भैया इस समय? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कानपुर जा रहे हैं माल लेकर। उसने बीड़ी का कश लिया और बोला, जगह जगह सुनसान है इस रूट पर, बहुत सारे किस्से कहानियां भी हैं, रात को अकेले मत रुकना कहीं। मैं हंसते हुए बोला, हम तो हर रोज रात में ही चलते हैं चचा, अब डरेंगे तो ट्रक कौन चलाएगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बीड़ी के धुएं में कुछ देखते हुए सर हिलाता रहा। पता नहीं क्यों उस वक्त उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया। हमने खाना खत्म किया, कुल्हड़ की चाय पी और वापस ट्रक की ओर चल पड़े। काउंटर पर जाकर पैसे दिए। ढाबे वाले ने मुस्कुराकर कहा, भैया ध्यान से जाना, कई बार लोग बताते हैं कि रात को कोई औरत सड़क पर दिखती है जो मदद मांगती है। अंगद ने थोड़ा चौंकते हुए मेरी ओर देखा, फिर बोला, चलो भैया, कहानी शुरू हो गई इनकी भी। मैं हंसते हुए ट्रक स्टार्ट किया और एक लंबा हॉर्न दिया। ट्रक गड़गड़ाता हुआ फिर से हाईवे पर लौट आया। रात गहराती जा रही थी, आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ तारों की हल्की रोशनी। सड़क पर कुछ दूर दूर ट्रकों की लाइटें दिखती, लेकिन ज्यादातर रास्ता सुनसान था। रेडियो चलाया, लेकिन सिग्नल साफ नहीं मिल रहा था। बस इंजन की आवाज, गर्म हवा की सरसराहट और अंगद की ऊँघती आंखें साथ में थीं। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर उस ढाबे वाले की बातें बार बार कान में गूंज रही थीं। वो औरत मदद मांगती है और लोग बताते हैं। मैंने मन में सोचा, चल छोड़, इन लोगों को तो रोज यही बोलना होता है, लेकिन शायद दिल को इस बात से कोई चैन नहीं पड़ रहा था। ट्रक अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। रात और भी गाड़ी हो चुकी थी। घड़ी देखी तो करीब 9:15 बजे होंगे। हाईवे पर अब गाड़ियों की संख्या और भी कम हो गई थी। बीच बीच में कहीं दूर दूर कोई ट्रक या बस की रोशनी दिख जाती थी, लेकिन ज्यादातर रास्ता अब पूरी तरह खाली था। अंगद खामोश था, आंखें मूंदे बैठा था, लेकिन सोया नहीं था। मैं स्टीयरिंग थामे आगे बढ़ रहा था। रेडियो से सिर्फ सिसकियों जैसी आवाजें आ रही थीं, सो उसे भी बंद कर दिया। अब बस इंजन की गूंज और बाहर की रात की सन्नाटे भरी सांसें साथ चल रही थीं। करीब आधे घंटे तक सब सामान्य ही चलता रहा, लेकिन फिर एक मोड़ पर जब ट्रक की स्पीड थोड़ी धीमी हुई, अचानक से सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी हवा बदल दी। जैसे ही ट्रक एक हल्के मोड़ पर चढ़ा, मेरी नजर दूर लाइट की रोशनी में एक आकृति पर पड़ी। पहले लगा कोई जानवर होगा, कुत्ता या कोई सांड, लेकिन जैसे जैसे वो आकृति साफ होती गई, मेरी सांस अटक गई। एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, नंगे पांव, और वो मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। पूरा जंगल नुमा इलाका था वो, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, और ये औरत बीच सड़क पर, वो भी इस वक्त। मैंने झट से हॉर्न मारा, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो रुकी नहीं। सीधा ट्रक की लाइट की ओर देखती हुई दौड़ती रही। ब्रेक मारूं या नहीं समझ नहीं आया। दिल तेज धड़कने लगा।
अंगद भी अब पूरी तरह जाग गया था और बोला, भैया रुकिए, ये औरत। मैंने ट्रक थोड़ा बाएं मोड़ा ताकि टक्कर ना हो। वो औरत बिल्कुल ट्रक के सामने आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक मारा वो कुछ फीट पहले ही रुक गई। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। वो औरत हाँफ रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लगता था अभी गिर जाएगी। मैंने गियर न्यूट्रल किया और अंगद से कहा, जरा देख तो, क्या बात है। अंगद थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उतर गया। मैंने भी ट्रक बंद किया और नीचे उतरा। वो औरत वहीं खड़ी थी, आंखों में अजीब सा डर या शायद थकान या दोनों। मैंने पूछा, बहन जी, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं, जंगल के बीचों बीच? वो कांपती हुई आवाज में बोली, भैया मेरी मदद चाहिए, मेरी बेटी लापता हो गई है। मैं और अंगद दोनों सन्न रह गए। अंगद धीरे से बोला, कौन सी बेटी, कैसे लापता? वो बोली, हम लोग एक बस से आ रहे थे, मेरी बेटी को टॉयलेट जाना था तो बस रुकवाई, लेकिन वो जब नीचे उतरी तो वापस नहीं आई और बस वाले मुझे चिल्ला चिल्ला कर छोड़कर चले गए। मैं तभी से उसे ढूंढ रही हूं। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क, पेड़, अंधेरा और झींगुरों की आवाजें। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल सुनसान जगह। मैंने पूछा, कब की बात है ये? वो बोली, करीब 1 घंटा हो गया, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। मैं पूरे जंगल में घूम आई हूं, कहीं नहीं मिली। मेरा मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर सच में किसी की बेटी गुम हो गई हो तो मदद करना भी जरूरी था। मैंने धीरे से कहा, आप हमें बताइए कहां उतरी थी वो, हम भी चलकर देख लेते हैं। वो औरत तुरंत बोली, हाँ भैया, थोड़ी दूर चलना होगा, बस वहीं से उतरी थी वो। अंगद ने धीरे से मेरी ओर देखा, आंखों में साफ झिझक थी, लेकिन मैंने सिर हिलाया, चलो देख लेते हैं, 10 मिनट में साफ हो जाएगा कि क्या बात है। हमने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया, हैजर्ड लाइट ऑन की और जेब में टॉर्च और मोबाइल लेकर उस औरत के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। मैंने खुद से कहा, अगर सच में कोई मुसीबत में है तो इंसानियत का यही तकाजा है। पर दिल अब भी थोड़ा बेकल था। अंधेरा घना होता जा रहा था और वो औरत चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि जाना कहां है। हम तीनों, मैं, अंगद और वो औरत, अब जंगल के अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पगडंडी जैसा रास्ता भी नहीं था, बस सूखे पत्तों की चरमराहट, पेड़ों की सरसराहट और हमारे कदमों की धीमी आवाजें। टॉर्च की रोशनी भी अब जैसे थक गई थी। उसकी पीली किरण बस कुछ ही फीट तक दिखा पाती थी। उसके बाद सब कुछ फिर से काले स्याह अंधेरे में खो जाता। मैंने चलते हुए पूछा, बहन जी, आप कह रही थीं आपकी बेटी यहीं कहीं उतरी थी? वो बिना पलटे बोली, हाँ भैया, थोड़ी और अंदर चलेंगे, वहीं कहीं दिखी थी मुझे। बस एक बार उसके कपड़े दिखे थे पेड़ के पास, फिर गायब हो गई। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन कुछ और भी था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चल रही हो। अंगद ने धीरे से मेरा बाजू पकड़ा और कान में फुसफुसाया, भैया कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत अंदर आ गए हैं, रास्ता भी खो जाए तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया और फिर उस औरत से बोला, बहन जी, अब बहुत अंदर आ गए हैं, आप एक काम कीजिए, पुलिस को फोन कर लेते हैं, वो लोग टॉर्च लेकर आएंगे, ढंग से खोजबीन करेंगे। औरत अचानक रुक गई, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, नहीं भैया, पुलिस को बुलाया तो वो पैसे मांगेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस अपनी बेटी को ढूंढना चाहती हूं, आप प्लीज मदद कर दो, थोड़ी ही दूर और चलना है। मैंने देखा कि उसकी आवाज जैसे अंदर से गूंज रही हो, जैसे कोई गुफा में बोल रहा हो। मैंने टॉर्च उसकी तरफ करी, लेकिन उसका चेहरा अब भी नीचे झुका था, बाल चेहरे पर गिर रहे थे, कुछ साफ नहीं दिखा। हम फिर से चलने लगे। जंगल अब और सघन हो गया था, पेड़ इतने पास थे कि एक दूसरे से टकरा रहे हों। झाड़ियों से होकर निकलते समय हाथों में खरोंचें लगने लगी, पसीने से कपड़े भीग चुके थे। अंगद अब बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसके कदम भारी लग रहे थे। करीब 5-7 मिनट और चले होंगे कि मैंने देखा उस औरत की चाल में कुछ अजीब था। पहले वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा झुककर चल रही थी, जैसे कोई जानवर, हाँ बिल्कुल ऐसा जैसे कोई कुत्ता धीरे धीरे किसी शिकार के पीछे जा रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, उसकी एड़ियां सीधी नहीं थी, वो पैर उल्टे करके चल रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत टॉर्च उसकी पीठ पर मारी। औरत उसी वक्त एक झटके में सीधी खड़ी हो गई, बिल्कुल एकदम सीधी, जैसे किसी ने ऊपर से खींच लिया हो।
अंगद एक कदम पीछे हट गया। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बहन जी आप ठीक हैं? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक हूं भैया। बेटी दिखती है क्या कहीं? उसकी आवाज 2 बार आई, एक बार कानों से और दूसरी बार जैसे मेरे अंदर, मेरी छाती के अंदर गूंजती हुई। मैं अब समझ चुका था, ये जो कुछ भी है इंसानी नहीं है। मैंने अंगद की बाह पकड़ी और फुसफुसाया, हम वापस चल रहे हैं, बोल मत, बस पलट और चुपचाप चल। अंगद जैसे जम गया था। मैंने उसका हाथ खींचा और हम वापस मुड़ने लगे। तभी वो औरत बोली, अरे भैया रुकिए ना। मैंने जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज अब बहुत धीमी होती जा रही थी, लेकिन गूंज और भी डरावनी हो गई थी। इतनी जल्दी जा रहे हो? बेटी तो मिली ही नहीं। हमने तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, लेकिन अब पीछे से पत्तों की तेज चरचराहट सुनाई देने लगी। वो औरत अब हमारे पीछे दौड़ रही थी। मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके पैरों की आवाज जैसे 4 पैरों वाला कोई जानवर दौड़ रहा हो। उसकी फुर्ती इंसानी नहीं थी। मेरे पैरों की रफ्तार अब डर से नहीं, जान बचाने की जरूरत से थी। अंगद अब पीछे देख देख कर भाग रहा था और बार बार कांपती आवाज में बोल रहा था, भैया वो इंसान नहीं है। उसके मुंह से कुछ और निकल रहा है, उसकी गर्दन। मैंने कुछ नहीं सुना, बस भागता रहा। सामने ट्रक की हैजर्ड लाइट अब दूर से झलकने लगी थी, पर अब मेरी सांसें जवाब दे रही थीं और मुझे लग रहा था कि जो भी पीछे आ रहा है वो हम तक पहुंच ही जाएगा। हम दोनों दौड़ते जा रहे थे, सांसें फूल रही थीं, कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक ही बात थी, बस ट्रक तक पहुंच जाऊं, बस किसी तरह ट्रक तक। पीछे से झाड़ियों की चरमराहट और पत्तों पर जैसे कोई भारी शरीर लुढ़कता हुआ आ रहा हो। वो आवाजें अब तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, बहुत तेज, बहुत ही भयानक। अंगद अब भी मेरे साथ था, लेकिन उसकी हांफती आवाज में डर इतना घुला था कि लगता था वो कभी भी बेहोश हो जाएगा। हम ट्रक के पास पहुंचे तो मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला, अंगद को धक्का देकर चढ़ाया और खुद भी एक झटके में अंदर। झट से दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। बाहर देखा तो कुछ नहीं था, अंधेरा, सन्नाटा और बस हमारी सांसों की आवाज। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया और एक झटके में ट्रक को सड़क पर मोड़ दिया। अंगद रो रहा था, सचमुच उसके आंसू बह रहे थे। भैया वो कौन थी? इंसान नहीं थी वो, उसके पैर उल्टे थे। मैंने देखा, मैं कसम खा सकता हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक भगाता रहा। हम अब लगभग 10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। हाईवे थोड़ा खुला हुआ था और दूर कहीं एक पेट्रोल पंप की नीली पीली रोशनी दिख रही थी। मैंने ट्रक धीमा किया और सड़क किनारे रोक दिया। पहली बार अब हम दोनों को थोड़ा होश आया। टॉर्च निकाली, पानी की बोतल ली और बाहर उतरकर सड़क के किनारे बैठ गया। अंगद भी बगल में बैठा। हम दोनों कुछ देर तक बस खामोश रहे। फिर मैंने कहा, अंगद अगर तू चाहता है तो यहीं से बस पकड़ ले, मैं माल देकर अकेला चला जाऊंगा। अंगद ने मेरी ओर देखा, आंखें लाल थीं। नहीं भैया, आप अकेले मत जाइए, आप भी मत जाइए, वापस चलिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने लंबी सांस ली और बोला, हम जो कुछ देख के आए हैं उसके बाद अब पीछे जाना भी आसान नहीं है। वो जो थी वो हमें ढूंढ रही होगी, अब पीछे लौटे तो और बड़ा खतरा होगा। अंगद खामोश हो गया। हमने तय किया कि कुछ देर यहीं रुककर आराम करेंगे और फिर निकलेंगे। करीब आधे घंटे बाद जब थोड़ा सुकून मिला, ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी अब सीधी रोड पर थी, पर फिर वही कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ पर वो फिर दिखी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी थी, सिर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और सफेद साड़ी धूल से सनी हुई। मैंने ब्रेक दबाए, ट्रक धीमा हुआ। भैया भागिए, अंगद चीखा, लेकिन मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक वो उठी और इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। उसके चेहरे पर जैसे 2 चेहरे थे, एक आम औरत जैसा और दूसरा उसके गाल से फूटा हुआ एक डरावना काला सांवला चेहरा जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून जैसा कुछ टपक रहा था। मैंने झटके से क्लच छोड़ा, ट्रक गियर में डाला और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक भागा, लेकिन पीछे से एक चीख आई, मानो कोई जानवर कुत्ते जैसी आवाज में भौंकते हुए चिल्ला रहा हो, रुक जा, तेरा खून। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। सड़क अब एकदम सीधी थी। मैंने ट्रक भगाया,
जितना तेज हो सकता था उतना तेज। अंगद अब बिल्कुल चुप था, जैसे शरीर में जान ही न बची हो, और मेरे हाथों में पसीना बह रहा था, लेकिन स्टीयरिंग कसकर पकड़े रखा। दिल में बस एक ही बात थी, अब ये रास्ता हमें कहीं भी ले जाए, लेकिन उस जगह से जितना दूर जा सकूं चला जाऊं। पर क्या हम वाकई उससे दूर जा पा रहे थे, या वो हमारे साथ ही कहीं ट्रक के ऊपर या नीचे साथ चल रही थी? मैं ट्रक भगाए जा रहा था, स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए। एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे देखूं। दिल की धड़कनें अब कलेजे में नहीं, गले में महसूस हो रही थी। अंगद सीट पर सिमटा हुआ था, जैसे कोई बच्चा डर के मारे मां की गोद में छिप जाता है। सड़क एकदम खाली थी, सामने सिर्फ हाई बीम की सफेद रोशनी और कुछ दूरी पर धुंधलापन। रात अपनी पूरी ताकत से उतर चुकी थी और डर अब भीतर से सांसें तोड़ने लगा था। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, शायद कोई आवाज मिल जाए, कोई गाना, कुछ तो जिससे ध्यान बंटे, लेकिन रेडियो में बस खरखराहट, एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई अंदर से कुछ बोल रहा हो लेकिन समझ नहीं आ रहा। अचानक ट्रक की लाइट झपकने लगी। अरे ये क्या? मैंने फौरन ध्यान स्टीयरिंग से हटाए बिना स्विच चेक किया, पर कुछ नहीं। लाइट खुद ब खुद डिम हो रही थी और फिर अगली ही पल ट्रक के ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। ट्रक हिल गया। अंगद चीख पड़ा, भैया कुछ ऊपर आया है। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, लेकिन अब अंदर से छत के ठीक ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई चारों हाथ पैरों से रेंग रहा हो। धातु पर नाखूनों की खर्र खर्र जैसी आवाज छत के हर कोने से आती हुई, और ट्रक का वाइपर बिना बारिश के ही चालू हो गया। मैंने तेजी से वाइपर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही चलता रहा, और अब ट्रक के शीशे पर कुछ खून जैसे धब्बे दिखने लगे थे। एक एक करके सब कुछ बिगड़ने लगा था। तभी वो औरत, नहीं, अब जो भी थी वो ड्राइवर साइड की खिड़की के शीशे के पास आकर चिपक गई। ट्रक की स्पीड 100 के करीब थी, लेकिन वो जैसे हवा में उड़ती हुई खिड़की से झांक रही थी। उसका चेहरा एक नहीं 2 चेहरों में बदलता जा रहा था, एक इंसानी, एक दरिंदे जैसा। आंखें जल रही थीं, मुंह से लंबे लंबे दांत निकल चुके थे। उसकी जीभ लंबी और सूखी बार बार शीशे को चाट रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन ट्रक नहीं रोका। वो जोर से चिल्लाई, रोक इसे, रोक, तेरा खून चाहिए मुझे। उसकी आवाज में 2 लेयर थीं, एक मर्द की, एक औरत की, जैसे 2 प्राणी एक साथ बोल रहे हों। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन ने एक झटका दिया और सब खामोश। सड़क के बीचों बीच ट्रक रुक गया, लाइटें भी बंद, बस अंधेरा और हमारी हांफती सांसें। भैया भागिए, दरवाजा खोलिए, कुछ करिए, अंगद चिल्ला रहा था, लेकिन मैं जैसे बुत बन चुका था। तभी मेरी सीट की खिड़की से एक हाथ अंदर घुसा, लंबे नाखून, नीले काले हाथ और जलने की बदबू। वो हाथ मेरे कंधे पर आकर जम गया। मैं चीखा, छोड़, और तभी वो ट्रक के अंदर आ गई। न जाने कैसे, दरवाजा बिना खुले वो सीधी मेरे ऊपर थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। अब मजा आएगा, वो फुफकारते हुए बोली। वो मेरे ऊपर चढ़ गई और उसके नाखून मेरी गर्दन के पास घुसने लगे। दर्द की टीस से मेरी चीख निकल गई। वो अब धीरे धीरे कंधे पर बैठकर अपने नाखूनों से मेरी चमड़ी खरोंच रही थी। खून बहने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर बस एक बात याद की, हनुमान जी। मैंने कांपते हुए टूटती सांसों के साथ जोर से चिल्लाया, हे संकट मोचन महाबली हनुमान, रक्षा करो प्रभु। इतना कहते ही उसके चेहरे पर जैसे अंगारे पड़ गए। वो पीछे हटी, मेरी छाती से उतरकर ट्रक के अंदर ही एक कोने में झटक कर गिरी। वो कांपने लगी, उसकी चमड़ी जलने लगी, जैसे लोहे पर पानी गिरा हो। अंगद चिल्लाया, भैया हनुमान चालीसा। मैंने तुरंत जेब से वो छोटा कागज निकाला जो मेरी मां ने ट्रक में रखने को दिया था। हनुमान चालीसा। मैंने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो औरत अब फुफकारने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और फिर एक चीख, इतनी डरावनी कि ट्रक के शीशे कांप गए। उसने मुझे देखकर कहा, तू बच गया, पर अगली बार। और वो आग की तरह जलने लगी। उसके शरीर से नीली लाल लपटें निकल रही थीं, जैसे खुद आग पकड़ ली हो, और अगले ही पल वो राख बनकर ट्रक से नीचे गिर पड़ी।
बस राख और एकदम सन्नाटा। मैं और अंगद कुछ पल वैसे ही बैठे रहे। ट्रक में अब सिर्फ हनुमान चालीसा की आवाज गूंज रही थी और हम दोनों के आंखों में आंसू थे, डर के, बच जाने के और शायद भगवान का शुक्रिया अदा करने के। वो औरत या जो भी वो चीज थी अब सिर्फ राख बनकर ट्रक से नीचे गिरी पड़ी थी। ट्रक के केबिन में अब सन्नाटा था। सिर में भयानक दर्द था, गर्दन पर घाव से खून अब भी रिस रहा था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं बच गया। मैंने अंगद की तरफ देखा। वो बिल्कुल सुन्न था, चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे शरीर में खून ही नहीं बचा हो। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। मैंने हैंडल पकड़ा, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। संकट मोचन, आपने मेरी रक्षा की। ट्रक का इंजन अब भी बंद पड़ा था, लेकिन जब मैंने दोबारा चाबी घुमाई तो इस बार बिना किसी हिचक के इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे खुद हनुमान जी ने उस मशीन में फिर से जान डाल दी हो। मैंने धीरे से गियर डाला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब सड़क थोड़ी सी खुली लग रही थी, जैसे अंधेरा भी थोड़ा हल्का हो गया हो। करीब आधे घंटे तक ट्रक चलता रहा। मैंने बस यही सोचा, कोई ढाबा दिख जाए, कोई बाजार जहां मरहम पट्टी करवा सकूं। आखिर एक कस्बे के पास पहुंचकर एक मेडिकल दुकान मिली जो देर रात तक खुली रहती थी। ट्रक रोककर अंगद को वहीं के बगल में बैठाया और खुद दुकान में घुसा। कंधे से खून बह रहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा, पट्टी कर दीजिए जल्दी। दुकानदार ने कुछ नहीं पूछा, बस इमरजेंसी समझकर पट्टी की, स्प्रे दिया और दर्द की गोली थमा दी। मैंने बिना ज्यादा बोले पैसे दिए और फिर से ट्रक पर लौट आया। सुबह का उजाला अब धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। कानपुर अब दूर नहीं था। हमने बिना एक भी शब्द बोले ट्रक चलाया। करीब 8 बजे ग्रीन पार्क इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंचे और माल डिलीवर किया। माल उतारते वक्त एक मजदूर ने मुझसे कहा, भैया क्या हुआ आपको, हाथ पे चोट कैसे लगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, रात को जानवर से टक्कर हो गई। वो हंसा, अरे भैया आप तो बचे बचाए लगते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामान की रसीद ली और चुपचाप ट्रक के दरवाजे पर आ बैठा। अंगद अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखें अब खुली थीं। मैंने उसे पानी की बोतल दी और कहा, चल अब घर चलते हैं। रास्ते में हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। ट्रक चल रहा था पर स्टीयरिंग अब भारी नहीं था। शायद वो डर वहीं जंगल में जलकर राख हो गया था। लेकिन आज भी जब मैं अकेला ट्रक लेकर रात को निकलता हूं और वो रास्ता पास आता है, तो मेरी उंगलियां अपने आप हनुमान चालीसा के उस कागज पर पहुंच जाती हैं जो अब भी ट्रक की डैशबोर्ड पर रखा है। लोग पूछते हैं, ड्राइवर साहब कभी कुछ डरावना देखा है? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, कुछ सवालों के जवाब किस्से नहीं होते बेटा, वो जख्म होते हैं जो हर रात नई तरह से रिश्ते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर टॉक बाय अभय को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।